नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया है सबसे बड़ा मुद्दा का। वो साल 1669 था जब कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को ध्वस्त करवा दिया था और वहां पर मस्जिद की तामीर करवा दी थी। आज करीब 450 साल बाद वो मसला एक बार फिर अदालत पहुंचा है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की याचिका अदालत ने स्वीकार कर ली है और इसी के साथ शुरू होने जा रही है धर्मस्थल को लेकर एक और कानूनी जंग, जिसमें राजनीति का भी जबरदस्त घालमेल रहेगा। मजहब देखे जाएंगे, वोट बैंक देखे जाएंगे, सियासी रोटियां सेकी जाएंगी और ये तब तक होता रहेगा जब तक इस विवाद में आखिरी फैसला नहीं आ जाता। आज चर्चा इसी पर, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अयोध्या के बाद मथुरा पर घमासान। अदालत पहुंचे श्री कृष्ण विराजमान। मथुरा की जिला अदालत ने श्री कृष्ण विराजमान की याचिका स्वीकार कर ली है। इसके साथ ही ये तय हो गया कि मथुरा की श्री कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ की जमीन पर अदालती जंग अब शुरू होने जा रही है। सिविल कोर्ट से खारिज होने के बाद याचिकाकर्ताओं ने जिला अदालत का रुख किया था। जिला अदालत ने याचिकाकर्ताओं की दलील को स्वीकार करते हुए सभी प्रतिवादी पक्ष को नोटिस जारी कर दिया है। कोर्ट ने आज हमारी अपील एडमिट की है और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, वक्फ बोर्ड, मस्जिद, ईदगाह, उन सबको नोटिस जारी किया है और आज हमारी बहस सुनने के बाद कोर्ट ने आदेश पारित किया है। बहस से सारी चीज़ें दिखाई गई और बताया गया कि इस तरह से इस केस को यहाँ लाया गया है और पिछला आदेश माननीय हाईकोर्ट का, जिसे कहा था कि मामले सूट फाइल होना चाहिए, तो माननीय डिस्ट्रिक्ट जज ने अपील अंग्रेज स्वीकार कर लिया है और अगली डेट हियरिंग की लग रही है और रिकॉर्ड संपन्न हो गया है और मस्जिद पक्ष को आगे जवाब देना होगा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 18 नवंबर की तारीख तय की है। अदालत के इस फैसले से याचिकाकर्ता बेहद उत्साहित हैं। माननीय डिस्ट्रिक्ट जज महोदया ने जितने विपक्षी थे उनको नोटिस इशू कर दिया है, अपील एडमिट हो गई है और पूर्व में इसमें लोअर कोर्ट का रिकॉर्ड मंगाया गया था, जिसमें हमारी तरफ से आर्ग्यूमेंट श्री हरिशंकर जैन और विष्णु जैन कर रहे थे। हमें आशा ही नहीं, विश्वास है कि अब न्याय की जीत होगी। कोर्ट में ये भी दलील रखी गई कि साल 1968 में हुआ समझौता गलत था। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि एक भक्त को अपने आराध्य के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने का अधिकार है। इसके लिए उन्होंने अयोध्या राम जन्मभूमि पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला भी दिया। देखिए, बेसिकली ये दावा हमने मथुरा की सिविल अदालत में सिविल जज सीनियर डिवीज़न के सामने दायर किया था, ये मांग करते हुए कि जो इस समय ट्रस्ट वहाँ पे मस्जिद ईदगाह है उसको हटाया जाए और जो 12 अक्टूबर 1968 का कॉम्प्रोमाइज़ है वो फ्रॉड से ऑब्टेन किया गया, गलत तरीके से ऑब्टेन किया गया है। इसीलिए वहाँ पे जो उसके बिहाफ पे मस्जिद बनी है वो गलत बनी और पूरा 13.37 एकड़ भगवान श्री कृष्ण विराजमान का है, उनको डिक्लेयर किया जाए कि ये ज़मीन उनकी है। अगर शिकायत और अगर ट्रस्टी नेग्लिजेंट रहा है और उसके सामने अगर डेटी की प्रॉपर्टी का दुरुपयोग हुआ है तो उनको पूरा अधिकार है उसकी आवाज़ उठाने का, उसके लिए लड़ाई लड़ने का। और ये सुप्रीम कोर्ट ने 5 जज के जजमेंट में राम जन्मभूमि के केस में पैरा 346 में यही बात होल्ड की गई है। अब सुन्नी वक्फ बोर्ड, शाही ईदगाह मस्जिद के साथ साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संस्थान और श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट अदालत के नोटिस का जवाब देगा और इसके बाद अदालत मामले की सुनवाई शुरू करेगा। ये कानूनी जंग अभी लंबे समय चलने वाली है, लेकिन इसके साथ साथ इस पर सियासत भी होनी तय है। धाराजीत सारस्वत, न्यूज स्टेट, मथुरा। और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे कुछ सवाल हैं, वो आपको एक एक करके दिखाते हैं, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे सवाल है, क्या अयोध्या की राह पर मथुरा का जन्मभूमि विवाद? क्या 1968 में जन्म सेवा संघ और शाही ईदगाह के बीच हुआ समझौता गलत था? क्या मथुरा जन्मभूमि पर सुनवाई प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का उल्लंघन है? 1968 में समझौते के बाद अब क्यों उठाया जा रहा है जन्मभूमि विवाद? क्या अयोध्या की तरह देश की राजनीति की धुरी बनेगा मथुरा? और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आलोक अवस्थी जी जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जफर अमीन साहब जुड़ रहे हैं, धर्मगुरु नरेंद्र सरस्वती जुड़ रहे हैं, इसके अलावा ऑल इंडिया उलेमा काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती नदीमुद्दीन जुड़ रहे हैं और संविधान विशेषज्ञ एडवोकेट राकेश पांडे जी भी जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। पहला सवाल नरेंद्रानंद सरस्वती जी,
आज अदालत में एक्सेप्ट हो गया और अगली तारीख भी तय हो गई, आपकी प्रतिक्रिया क्या है सर? न्यायालय का कदम स्वागत योग्य है। वेद, पुराण, धर्मशास्त्र और इतिहास मथुरा में भगवान कृष्ण का 5500 वर्ष पूर्व का जन्म निर्धारित था, है और भविष्य में रहेगा। मुस्लिम समाज और सरकार का दायित्व बनता है कि अमन चैन बना रहे, तो कम से कम काशी और मथुरा का सौहार्द, ये दो स्थल हिंदुओं को इनको सौंप देना चाहिए, शांति सद्भाव बना रहे। न्यायालय भी इस पर निर्णय दे, अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। न्याय होना चाहिए, न्याय होगा और राम भगवान कृष्ण का कार्य होगा, क्योंकि कृष्ण मानवता के लिए, राष्ट्र के लिए और देश विरोधी गतिविधियों के लिए कार्य किया। सीमाओं को भी विस्तार देने के लिए उन्होंने समुद्र के अंदर भी अपनी चौकियां स्थापित किया, जो भारत पर आक्रमणकारी थे, देशद्रोही थे। और सत्ता तत्कालीन अगर कंस को देखा जाए तो चाहे वो भ्रूण हत्या, बाल हत्या और मानवता के विरुद्ध जो कृत्य कर रहे थे, उन परिस्थितियों में जेल पर भगवान कृष्ण जन्म लेकर यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। धर्म की स्थापना, अधर्म का उन्मूलन, ये कृष्ण के जीवन का उद्देश्य था। चराचर जगत में प्रेम हो, स्नेह हो, और जो कृष्ण ने काम किया आज उसको जन जन को और गीता को माध्यम बनाकर जो अधार्मिक प्रवृत्ति थी उसको मिटाकर धर्म की स्थापना किया। सत्ता नशीन कंस जैसे और दुर्योधन लेकिन नरेंद्रानंद जी, आपको नहीं लगता कि 1968 में जो समझौता हुआ था उसका ये उल्लंघन है? जब एक बार समझौता हो गया फिर ऐसा क्यों? अब क्या समझौता ये तो हम लोगों को पता नहीं, लेकिन भगवान से कोई जन्मभूमि का कोई समझौता नहीं हो सकता है। और जो बहुत से लोग गलत किए हैं, हाँ, भगवान राम या कृष्ण या शिव के जन्मस्थल से कोई समझौता ना होना चाहिए। वो राम का था, कृष्ण का है, कृष्ण का ही रहना चाहिए। जो समझौता किए वो गलत किए। हाँ, कोई गलत कार्य कर जाए भविष्य में उसका सुधार होना चाहिए, संशोधन होना चाहिए। ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली एक थी, है और रहेगी भविष्य में। ठीक है, वो मथुरा में थी। ठीक है। आलोक अवस्थी जी, कोई गलत आलोक अवस्थी जी, इसमें वैसे भारतीय जनता पार्टी अभी पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी आप सरकार में हैं, सत्ता में हैं, इसको लेकर के आपकी भी एक जिम्मेदारी है, क्या सोचते हैं? देखिए, ये मामला विवादित, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई वो नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ राम जन्मभूमि आंदोलन में ही भाग लिया था, उसको भी साथ संतों के काम में सहयोग किया था। हमारा काम है कि कानून व्यवस्था बनी रहे और लोगों की भावनाओं का भी जो है वो प्रकट करने का अपना अधिकार है, वो कर रहे हैं। ये बात सत्य है कि श्री कृष्ण जन्मस्थान को कम से कम 4 बार तोड़ा गया। उनके प्रपौत्र ब्रजनाभ थे जिन्होंने इस मंदिर का निर्माण किया था श्री कृष्ण भगवान के। उसके बाद इसको जो है सिकंदर लोधी ने तोड़ा, इसको जो है औरंगजेब ने तोड़ा, इसको जो है और भी मुस्लिम आक्रांता है उन्होंने तोड़ा, जो कि ये इतिहास का हिस्सा है। तो आक्रांताओं ने अपने मोहर लगाने के लिए, हिंदू समाज को डराने धमकाने के लिए ये बड़े स्तर पर जो है कई भारतवर्ष के अंदर कई मंदिरों को तोड़ा गया है, आपको पता है। तो मुझे लगता है कि माननीय उच्च जो कोर्ट है, कोर्ट जो है लोग गए हैं, उनके पास तथ्य होंगे, कुछ चीजों को रखेंगे। ये न्यायालय का मामला है जी, सरकार का और पार्टी का, हमारा इसमें कोई और नहीं। मौलाना नदीमुद्दीन जी, आपको लगता है कि अयोध्या की राह पर ही है मथुरा की जन्मभूमि विवाद? देखिए, आप बता रहे हैं अगर वो समझौता सही नहीं था तो अब तक खामोश क्यों है? देखिए, चोर दरवाजे से जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पर फैसला दिया है। हिंदू संगठन खुश होकर के एक एक मस्जिद को, एक एक मुसलमानों की इबादत गाहों को टारगेट कर रहे हैं। मगर इसमें ये मामला ये आलोक जी कुछ बोल कि वर्शिप एक्ट है,
जो 1947 में जो प्लेस है वो तो रहेगी। अब अदालत के अंदर मामला गया है तो देखेंगे, मगर अगर ये मामला पड़ता है तो औकाफ बोर्ड पर जितनी जमीनें पर ये काबिज हैं, जहाँ जहाँ है, तो मुसलमान औकाफ बोर्ड के लिए भी कोर्ट में जाएंगे कि हिंदू संगठन ने जो जमीन कब्जा किया है। तो मैं कहता हूँ सौहार्द बिगाड़ने का भाजपा षड्यंत्र कर रही है। देश में जब मुद्दे विफल हो गए तो भाजपा क्या करी, चोर दरवाजे से। कभी राम मंदिर में तो ये पालम के बाद आई, पालम अधिवेशन 84 में, जब उसके बाद आई भाजपा। तो ये किशन का जो जन्मभूमि है जिस पर बात कर रही भाजपा, ये चोर दरवाजे से हवा दे रही। जब ये मामला ज्यादा बढ़ेगा तो भाजपा फिर इसको मुद्दा बनाएगी। मगर मुसलमान अदालत में मामला गया है, 1991 का वर्शिप एक्ट है, तो मैं क्या मामला अदालत में देखेंगे क्या होगा। मगर मैं फिर ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड की जमीनों पर जहां तक काबिजीन है, हम भी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम भी अदालत में जाएंगे। और ये आक्रमणकारी कह रहे हैं आर्यन कहाँ से आए, आर्यन भी तो बाहर से आए ना, आर्यन क्या है, तब देश नहीं है। आलोक अवस्थी जी आपका जवाब दे, आलोक अवस्थी जी आपका जवाब दे रहे, बोलिए आलोक अवस्थी जी। सुनिए पहले मुझे बोलने दीजिए, उसके बाद दीजिए। पार्टी में अपना पर्चा क्यों फाड़ने लग गए? भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं कहा कि जो है जाकर के आप जो है मस्जिद को तोड़ दीजिए या मस्जिद के खिलाफ जो है जाकर के माफ कर दीजिए। उसमें पक्ष एक गया है, उसके क्यों आप ही ये कहने, अभी आपने क्या कहा, हम तो इसमें नहीं है, मगर अदालत के पास अगर कुछ तथ्य तो गए हैं। जो यहाँ पर जो क्षेत्र है उसमें जो देवी देवताएं माने जाते हैं, आपका परंपरा है एक वर्ग को टारगेट करना, मुसलमानों को टारगेट करना आपका परंपरा है। मगर अब मुसलमान खामोश बैठने वाला नहीं है। अगर मथुरा पर कुछ होता है तो देश का माहौल अगर आप बिगाड़ते हैं तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मौलाना नदीमुद्दीन क्या धमकी दे रहे हैं? मौलाना नदीमुद्दीन खुल के बोलिए ना। अरे मौलाना नदीमुद्दीन खुल के बोलिए ना, क्या धमकी दे रहे हैं, बोलिए ना, खुल के धमकी दी, क्या बता रहे हैं? मुसलमान चुप नहीं बैठने वाला, अंजाम बुरा होगा, बोलिए ना, क्या बोले, खुल के बोलिए। अरे सुनिए, खुल के बोलिए, आप सुनिए, अरे खुल के बोलिए ना, सुनिए ना, अरे खुल के बोलिए ना, धमकी मत दीजिए, खुल के बोलिए। अरे भाजपा के एजेंट है। अरे भाई मैंने कहा सवाल पूछने पर ना, सवाल पूछने पर ये कह देना आसान होता है भाजपा के एजेंट, कोई दिक्कत नहीं, कहिए, कोई दिक्कत नहीं, और गला फाड़ फाड़ के कहिए। मौलाना नदीमुद्दीन अगर हिम्मत है तो खुल के बोलिए, अगर हिम्मत है तो खुल के बोलिए, अगर हिम्मत है तो खुल के बोलिए, बिल्कुल खुल के बोलिए, खुल के बोलिए, हिम्मत है तो क्या अंजाम भुगत देंगे, क्या अंजाम भुगत देंगे, बोलिए खुल के बोलिए। अरे कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, बोलिए, हम अंजाम बोलिए, बोलिए क्या बोला था, अरे बोलिए ना क्या बोला था, बोलिए ना क्या बोला था, बोलिए क्या बोल रहे थे, अरे बोलिए ना क्या बोला था, क्या अंजाम भुगत देंगे, बोलिए ना क्या अंजाम भुगत देंगे, बोलिए ना, बोलिए, आप माहौल बिगाड़ रहे हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, झूठ बोल रहे हैं, बोलिए, मुसलमानों ने मंदिर बोलिए, बोलिए क्या बोल रहे थे, अरे हिम्मत है तो खुल के बोलिए, हिम्मत है तो खुल के बोलिए, हिम्मत है तो खुल के बोलिए, क्या बोल रहे थे, बोलिए, बोलिए क्या अंजाम बुरा होगा, बोलिए, बोलिए क्या अंजाम बुरा होगा, बोलिए, बोलिए। माहौल बिगड़ेगा, इससे माहौल बिगड़ेगा, माहौल बिगड़ेगा इससे, आप देश के माहौल को माहौल की ठेकेदारी आपने रखी है, माहौल की ठेकेदारी सरकार के पास है, उसको संभालने दीजिए। बोलिए कालोक अवस्थी, माहौल बिगाड़ने की धमकी दे रहे हैं बैठ के लोग, और आप सुन रहे हैं चुपचाप, बोलिए। सरकार हवा दे रही है, आप जैसे लोग हवा दे रहे हैं। समझ लीजिए, माहौल बिगाड़ने का काम धारा 370 में भी आपने बहुत किया था, लेकिन पुलिस ने ठोक करके बंद किया। जब जिस समय जो है राम मंदिर का निर्णय आया था, उस समय भी सरकार की पूरी तैयारी थी कि अगर आप लोग नाटक करते तो आपका इलाज किया जाता। गुंडागर्दी हमने तो वेलकम किया, हमने वेलकम किया, जबकि वर्शिप एक्ट है, 1991 का एक्ट है, अभी आप इस तरह की बात कर रहे हैं। जानती है, शांति के पक्षधर हैं, जब भी आप जरूरत पड़ेगी, जब भी आप उपद्रव कालियानाग के सर पर दमन कार्रवाई जो भी उस समय की होगी करी जाएगी। सीएए में भी आपने गुमराह किया, आप अपनी भाषा का कंट्रोल करिए, भाषा पे कंट्रोल करिए, आप भाषा पे कंट्रोल करिए, आप धमकी मत दीजिए, आप धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, हमें मारने के लिए धमकी दे रहे हैं, कभी भी इस भ्रम में आप धमकी दे रहे हैं, आप सरकार में धमकी दे रहे हैं एक पक्ष को, आप धमकी दे रहे हैं, आप एक पक्ष को, आप मुझे धमकी दे रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं, आप नुकसान के आप धमकी दे रहे हैं, करी जाएगी, किसको धमकी दे रहे हैं आप? माहौल बिगाड़ रहे हैं और धमकी दे रहे हैं आप धमकी दे रहे हैं, माहौल बिगाड़ रहे हैं, आप धमकी दे रहे हैं। कालियानाग के सर पर तांडव नर्तन किया, तुम कालियानाग से ज्यादा नहीं हो घातक, हम कालियानाग के सर पर तांडव नर्तन, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए, आप धमकी दे रहे हैं, आप किसको धमकी दे रहे हैं, करोगे आपको धमकी दे रहे हैं, जवाब दिया जाए। देखिए मैं तो आप सबसे कहता हूँ,
मैं तो आप सबसे कहता हूं धमकी किसी को मत दीजिए। जब मामला अदालत में है तो अपने आप अदालत तय कर देगी। कोई किसी को ना धमकी दे, कोई किसी को ना धमकी दे, मैं तो ये कह रहा हूं, और देना भी नहीं चाहिए। मैं राकेश जी आपके पास आऊं, मैं राकेश जी आपके पास आऊं, उससे पहले जफर अमीन साहब आपके पास आना चाहता हूं। जफर अमीन साहब आपके पास आना चाहता हूं मैं। सियासत हो रही है, और अगर हो रही है तो कौन लोग कर रहे हैं? क्योंकि अदालत में तो मामला है, भड़काने का काम तो कुछ लोग कर रहे हैं सिर्फ। बोले जफर अमीन साहब। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में घरों से बेटियां नहीं निकल पा रही हैं। महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है। बच्चियां स्कूल नहीं जा रही हैं, कोचिंग से लौट रही हैं, तेजाब फेंक दिया जा रहा है, उनको जला दिया जा रहा है। बलात्कारियों को शरण दे रही है भारतीय जनता पार्टी, और हत्या खुलेआम सीओ और एसडीएम के सामने हत्या कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता बलिया के अंदर कोटे को लेके, और हत्या करने के बाद भाग जा रहे हैं, प्रशासन भगा दे रहा है। और सीधे बलिया के विधायक सीधे उस भारतीय जनता पार्टी के नेता को, उस हत्यारे को शेल्टर दे रहे हैं। आज बहस का मुद्दा ये है, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। एक तरफ देश की अर्थव्यवस्था चिंताजनक हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चिंताजनक हो चुकी है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय मंदिर और मस्जिद के दूसरा कोई चारा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का पूरा नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव में आपने किसको टिकट दिया है बता दीजिए, और उत्तर प्रदेश कितना महान व्यक्ति है वो। ये अपराधियों को गंगा घाट थाने का हिस्ट्री सीटर, ये बलात्कार, एक गंगा घाट थाने का हिस्ट्री सीटर जिसके ऊपर गैंग रेप का आरोप है। भारतीय आपके बांगर में बहु प्रत्याशी जिसके ऊपर गैंग रेप का आरोप है, गैंग रेप के आरोप के प्रत्याशी को आपने टिकट दिया है। आपने गैंग रेप के देखिए, हम आप दोनों से निवेदन है, हमारा आज का ये विषय नहीं है। जब हम इस पर चर्चा करते हैं तो आप लोग इस पर बात करते हैं। जफर अमीन साहब और आलोक अवस्थी जी, जफर अमीन साहब और आलोक अवस्थी जी, निवेदन है आपसे, आज का हमारा सब्जेक्ट नहीं है। जफर अमीन साहब, मैंने आपसे सवाल कुछ और पूछा था, आपने जवाब कुछ और दिया। आपको मैंने बीच में इसलिए नहीं रोका, आपने बीच में इसलिए नहीं रोका क्योंकि आप कहेंगे मैं बोल रहा हूं तो आवाज दबा दी जा रही है। लेकिन कम से कम मुद्दे की तो बात करिए। बोलिए जफर अमीन साहब, मैंने सवाल आपसे कुछ और किया। बोलिए। हम तो कह रहे हैं अब भारतीय जनता पार्टी के पास इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। जी नदीमुद्दीन साहब, मौलाना साहब, घर पे आराम करिए, जाने दीजिए। हिंदू समाज खुद फैसला कर लेगा भारतीय जनता पार्टी का जो साजिश कर रही है। सबको रोटी चाहिए, सबको इज्जत चाहिए, लड़कियों को पढ़ाई चाहिए, तो लड़कियों का बलात्कार किया जा रहा है। जिसको रोटी चाहिए वो 3-3 दिन तक भूखे रह रहा है। कोटे की दुकान के लिए विधायक को सांसद बना रहे हैं और हत्या हो रही है। एसडीएम और सीओ के सामने हो जाती है। आपके सांसद विधायक को चेयरमैन का जो अपमान करते हैं, मैंने चेयरमैन का संसद के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी जितने बलात्कारी हैं 90% भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं या भारतीय जनता पार्टी के महिलाओं को कितनी इज्जत दी है। गायत्री प्रजापति आपके वो नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या भारतीय बड़ा जो है महिलाओं को जो है वो जिनको विधायक, जिनको सांसद, जिनको सरकार बचाने का काम कर रही है। हमको पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में देश महिलाओं के प्रति आपकी पार्टी की सोच है, की राजनीति को दफन कर देगा। हम दावे के साथ कर रहे हैं। आजम खान ने आज महिलाओं का अपमान किया है, सरेआम किया है। चलिए सर, आप दोनों लोग, जफर अमीन साहब, ट्रैक से हम इधर उधर चले जा रहे हैं, इसलिए हम आप दोनों को बीच में रोक रहे हैं। राकेश पांडे जी, मैं आपको इस चर्चा में लाना चाहता हूं। राकेश पांडे जी, एक कानून है इस देश में 1991 वर्शिप एक्ट, उस एक्ट के बावजूद भी अगर ये याचिका एक्सेप्ट हो गई और अगली तारीख तय हो गई सुनवाई की, इसके क्या मायने हैं सर? देखिए, अभी तो ट्रायल कोर्ट ने सूट को पोषणीयता के ग्राउंड पे खारिज किया है। उसका इनका ये कहना था कि हर उपासक को डेटी के लिए सूट फाइल करने का अधिकार नहीं है, और क्योंकि उस डेटी का मेंटेनेंस ट्रस्ट कर रहा है तो ट्रस्ट को ही अधिकार हो सकता है, हर उपासक को नहीं हो सकता है। अभी प्राइमा फेसाई सूट खारिज किया गया है पोषणीयता के ग्राउंड पे, और उसके खिलाफ अपील हुई है। उस अपील में अभी यह तय होना है कि सूट पोषणीय है या नहीं है। यदि फर्स्ट अपीलेट कोर्ट ये मान लेती है कि सूट पोषणीय है तो रिमांड करेगी और ट्रायल कोर्ट उसका पुनः
नए सिरे से ट्रायल करेगी। और यदि अपील में ये भी तय हो जाता है कि नहीं पोषणीय नहीं है तो सूट खत्म। जहां तक पब्लिक प्लेसेस वर्शिप एक्ट है वो ये जरूर कहता है कि 1947 के पहले यदि कोई उपासना स्थल था किसी धर्म का या उसके किसी एक सेगमेंट का तो उसके नेचर को चेंज नहीं किया जा सकता है। और एक एक्सेप्शन था सेक्शन 5 में और वो था अयोध्या के मामले में। बाकी हर ट्रस्ट के लिए बहुत क्लियर कट पब्लिक प्लेसेस वर्शिप एक्ट 91 इस चीज को कहता है कि उपासना के स्थलों का किसी भी प्रकार से किसी और धर्म के उपासना स्थल में स्थानांतरण नहीं हो सकता है या बदलाव नहीं हो सकता है। तो अभी इसमें 2-3 मुद्दे आएंगे। पहली चीज ये है कि क्या किसी भी उपासक को डेटी के बिहाफ में सूट करने का अधिकार है जी। दूसरा, यदि अधिकार है तो 68 के फैसले पे एस्टॉपिल का क्वेश्चन आएगा। क्या 50 साल बाद, 60 साल बाद, 400 साल बाद भी कोई उपासक जो है पुराने फैसलों को, पुराने एग्रीमेंट्स को चैलेंज कर सकता है। और तीसरा फिर उसके बाद ये भी आएगा कि क्या पब्लिक प्लेसेस वर्शिप एक्ट के अंतर्गत ऐसा सूट पोषणीय है कि नहीं जी। तो अभी तो ये 3 मुख्य मुद्दे आएंगे, लेकिन फिलहाल तो हमारे ख्याल से जो है पोषणीयता के आधार पे ही अभी अपील हुई है। और यदि अपील अलाउ होती है तो रिमांड होगा सूट, ट्रायल कोर्ट उसको भी जो है एविडेंस के आधार पे तय करेगी। ठीक है नरेंद्रानंद सरस्वती जी, इतने मैं आ रहा हूं नदीमुद्दीन जी, बस 10 सेकंड दीजिएगा। नरेंद्रानंद जी ये बताइए कि इतने क्या सबूत हैं, पर्याप्त सबूत हैं कि अदालत में मामला चल सके? पर्याप्त सबूत है। कृष्ण का इतना सबूत है कि हजारों पृष्ठ का सबूत है, लाखों पृष्ठ का है जी। सबूत की कमी नहीं है। ठीक है। और जो पत्थर कृष्ण के जन्म स्थान पर वो मस्जिद पर भी है, सबूतों की कमी नहीं है। ठीक है ठीक है नदीमुद्दीन जी बोलिए जल्दी से। देखिए वर्शिप एक्ट है, मामला अदालत में, अदालत क्या करेगी वो तो अदालत को मामले ठीक है मालूम है, मगर मामला 1991 का वर्शिप एक्ट है तो मुझे नहीं लगता है कि मामला लंबा जाएगा। फिर भी आपस में सौहार्द बनाने की जरूरत है और इस मसले को तूल देने के बजाय मसले को 1991 का जो वर्शिप एक्ट है वो खुद हल है। मुझे नहीं लगता है कि मामला तूल कौन दे रहा है मामले को? कौन कूद रहा है ये जो है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं मौलाना नदीमुद्दीन को एक बात कह देता हूँ जी। माहौल बिगाड़ने का अगर प्रयास किया मौलाना तो उत्तर प्रदेश की पुलिस तैयार की है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। वक्त इतना ही था और इसी के साथ सबसे बड़ा मुद्दा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। रुक रहा कुछ ही पलों के लिए, आगे भी जारी है खबरों का सिलसिला।